चलिए हमारी खास पेशकश, हमारा खास सेगमेंट है जिसमें हम प्रयास करते हैं बाजार को आसान भाषा में आपको समझाने का, आपको शिक्षित करने का, छोटे छोटे शब्दों को, ताकि आप बाजार की जो गहराई है उसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ सके। और आज के लिए जो हमारे पास सवाल भेजा गया है वो भेजा गया है रमेश भाई जी की तरफ से, और रमेश भाई जी हैं अहमदाबाद से। रमेश भाई जी जानना चाहते हैं कि आईपीओ बाजार में निवेश कैसे और क्यों करना चाहिए। दोनों बातें उनकी, पहले आईपीओ बाजार समझाइए, फिर कैसे करें निवेश, क्यों करना चाहिए। और आज के जो हमारे अध्यापक हैं वो है डिम्पी गारदा, हमारे साथ न्यूज रूम से मौजूद है। काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि कैसे करना चाहिए पहले इस पर आते हैं, और फॉर्म को भरते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप पहली बार आईपीओ में पैसे लगाने जा रहे हैं, एमसेक्स का आईपीओ खुला हुआ है, अगर आप भी आईपीओ में निवेश करना चाह रहे हैं, कैसे फॉर्म भरना चाहिए, हर चीज हम आपको बताएंगे बहुत कम समय में। बताइए डिम्पी, रमेश भाई के लिए पहला जो आपका उत्तर होगा वो क्या होगा? देखिए विपुल, आईपीओ एक ऐसा तरीका है जिसमें आप पहली बार कंपनी रकम जुटाती है शेयर बाजार से और आप अभी उसका हिस्सा बन सकते हैं। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, और इसमें आप कंपनी पहली बार रकम जुटाएगी बाजार से, स्टॉक मार्केट से। तो आप उसका हिस्सा कैसे बने, इसमें 3 सेगमेंट होते हैं इनफैक्ट ब्रॉड बेसिस पर। रिटेलर होते हैं, संस्थागत होते हैं, कुछ हद तक कॉर्पोरेट्स भी होते हैं। इसके अंदर उनकी अलग अलग सबकी सीमाएं हैं, सबके अलग अलग नियम और कानून हैं। हम सिर्फ रिटेलर की यहाँ पे बात करते हैं कि रिटेलर्स किस तरह से इसका हिस्सा बन सकते हैं। देखिए, रिटेलर्स के लिए सबसे पहली चीज तो यह है, उनके पास एक डीमेट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। जब तक डीमेट अकाउंट नहीं होगा तो आप किसी भी शेयर को खरीद नहीं सकते। डीमेट अकाउंट आपको खुलवाना होगा, या आप किसी भी ब्रोकर से मिलकर अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। भारत में हालांकि कई एजेंसीज डीपी ओपन करती हैं, लेकिन मोटे तौर पर एनएसडीएल और सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी और नेशनल डिपॉजिटरी, ये 2 एजेंसीज हैं जो आपके डीमेट अकाउंट को ओपन करेगी। एक चीज और होती है, जब आप कभी भी खाता खुलवाते हैं, डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हैं, ब्रोकर कभी भी अकाउंट नहीं खोलता। ब्रोकर अपने आप एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलता है। डीपी हमेशा आपका इन दोनों डिपॉजिटरी में होगा। यानी कि आप किसी ब्रोकर के छोड़कर दूसरे ब्रोकिंग हाउस में भी जाते हैं, तब आप चाहे तो अपने डीमेट अकाउंट को सेम रख सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को बदल सकते हैं। ये एक बेसिक फर्क है ट्रेडिंग में और डीमेट अकाउंट के अंदर। अब बात आती है कि इसमें ट्रेड कैसे किया जाए, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ का फॉर्म भरा कैसे जाए और आईपीओ का मतलब किस तरह होता है। देखिए, जब भी आप आईपीओ का फॉर्म भरते हैं या फिर आईपीओ के बारे में जानकारी लेते हैं, उसमें 2 बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग अपना फैसला लेना। डिम्पी आपको बीच में रोक रहे हैं, पहले तो ये बताइए कि अब मान लीजिए आईपीओ में मुझे निवेश करना है, मेरे पास ऑलरेडी से पहले से ही मेरे पास एक डीमेट अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, और अब मुझे पता लगा कि जैसे मुझे बाजार के बारे में जानकारी नहीं है और कि एमसेक्स का आईपीओ खुला हुआ है, मुझे इसके फॉर्म कहाँ से मिलेंगे, उसके बाद से हम जानेंगे कि इस फॉर्म को भरते कैसे हैं। इसके फॉर्म को निवेश करने से पहले हम कहाँ से फॉर्म के बारे में जानकारी लें, फंडामेंटल कैसे देखें। तो पहले तो ये बताइए कि आईपीओ को फॉर्म मिलेगा कहाँ से? देखिए, वैसे आप किसी भी ब्रोकिंग हाउस से जाके फॉर्म ले सकते हैं। सब ब्रोकर्स भी होते हैं, कुछ अपॉइंटेड ब्रोकर्स भी होते हैं, कुछ एजेंट्स होते हैं। आपने जैसे कि मेट्रो सिटीज में तो इनफैक्ट ब्रोकिंग हाउसेस के बाहर भी फॉर्म मिल रहे होते हैं, और और साइड पे भी आप फॉर्म मिलते हैं। जैसे कनॉट प्लेस के अंदर काफी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको फॉर्म अवेलेबल होते हैं, बाहर भी ब्रोकिंग हाउसेस के बाहर भी मिल जाते हैं। तो इजीली अवेलेबिलिटी होती है, किसी भी सब ब्रोकर या फिर असाइंड ब्रोकर से आप जाके फॉर्म ले। एक चीज और आपको नोटिस करनी होगी, जहां से आप फॉर्म ले रहे हैं, जनरली सब ब्रोकर अपनी एक स्टैंप लगाता है और इनका यूनिक कोड होता है। आप जहां से फॉर्म ले रहे हैं वहीं पे फॉर्म डिपॉजिट कराएं, क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि आपका फॉर्म उल्टी सीधी जगह पे भी हो सकता है, जवाब ही ना हो। इसलिए कोशिश यही रहे, अटेम्प्ट आपकी यही हो कि आप जहां से फॉर्म ले रहे हैं वहीं पे अपना फॉर्म जमा कराएं। दूसरे से मैं कहता हूं, इसके अंदर 2 चीजें आपको खास ध्यान रखनी पड़ती हैं। आपको कोई भी फैसला होगा इन 2 चीजों पे काफी हद तक डिसाइड होगा। पहला तो यह है कि उसके अंदर आपको रकम कितनी लगानी है। रिटेलर्स के लिए कैप हुआ है 2 लाख का, पहले 1 लाख का था, इसको बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। तो 2 लाख से ज्यादा एक रिटेल इन्वेस्टर नहीं लगा सकता। अगर आप 2 लाख से ऊपर की कैटेगरी में आप लगाएंगे तो आपकी कैटेगरी बदल जाएगी, आप रिटेलर नहीं होंगे, तब आप एचएनआई कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली एचएनआई कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। तो आपको अपनी सीमा तो सिर्फ 2 लाख तक की रखनी है। दूसरी एक बात, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, अभी एमसीएक्स का आईपीओ खुला है और इसके अकॉर्डिंग, इसका एग्जाम्पल रखते हुए, इसके अकॉर्डिंग एमसीएक्स को जो आईपीओ है इसका लॉट साइज 6 का है, यानी कि आप 6 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको संख्या बढ़ानी है, शेयर बढ़ाने हैं, तो 6 का मल्टीपल है, दैट मीन्स 6, 12, फिर 18, 24, आप 6 के लॉट से बढ़ेंगे, एक तो नहीं बढ़ा सकते, ये पहले से फिक्स होगा। और तो ये सारे आईपीओ में ये सामान्यतः यही तय होता है, एक लॉट तय होता है,
ये ऐसा नहीं है कि जैसे सेकेंडरी मार्केट में आप 10 शेयर 5 शेयर 3 शेयर खरीदते हैं, वैसे नहीं, जो भी लॉट साइज तय होगा उसी के मल्टीपल में आप खरीद सकते हैं। जी हाँ, जो लॉट साइज तय होगा उसका मल्टीपल अलग से तय होगा, उसी में आप कर सकते हैं। मिनिमम कम से कम आपको 6 शेयर की एप्लीकेशन लगानी है, तो ये तो 6 शेयर के लिए कम से कम आपकी एप्लीकेशन जानी चाहिए। अब इसमें जो दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात होती है वो प्राइस फैक्टर। जैसे एमसीएक्स का ही एग्जांपल हम ले रहे हैं, इसका जो प्राइस बैंड है 860 से लेके 1032 के बीच में है। ये आप चाहें तो उसमें बोली लगा सकते हैं। आपको लगता है कि इसकी कीमत 862 होनी चाहिए, 860 होनी चाहिए, तो आप 860 अपने फॉर्म में भर सकते हैं। लेकिन एक चीज आप और ध्यान रखें, अगर जो प्राइस जब तय होंगे, अगर वो अपर एंड में तय हुआ, जैसे इसकी रेंज है 860 से लेकर 32, अगर 1032 प्राइस तय होते हैं तो उससे नीचे की जितनी भी बिड लगी होंगी वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे, तो प्रोराटा होगा। भाई बहुत एक मैकेनिज्म है जिसके जरिए यहाँ पे होता है। ये तो आप समझिए कि एक रेट इसमें तय होंगे, उस रेट के बेसिस पर ही यहाँ पे आपको अलॉटमेंट होगी। तो इसलिए एक वहां पे ऑप्शन भी छूटा होता है, उसको कहते हैं कट ऑफ। कट ऑफ जब आप लिख देंगे तो जो प्राइजेस तय होंगे, वैसे मान लिया जाता है कट ऑफ का मतलब कि अपर एंड का ही प्राइस है जो आप यहाँ पे बिड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कट ऑफ आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो रेट तय होगा वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि आपके पास फॉर्म है, क्या आप हमें दिखा सकते हैं ये जो चीजें आप बता रहे हैं, कट ऑफ या फिर ये चीजें कहाँ रहती हैं, कैसे रहती हैं? अगर आप कैमरामैन से कहें कि वो जूम करके उस फॉर्म के में अगर हमें कुछ दिखा सके। हाँ ठीक है, आपको बिल्कुल दिखा देते हैं। फॉर्म भी है हमारे पास और हम उसी फॉर्म के इनफैक्ट बेसिस पर रहे हैं। ये फॉर्म है मेरे पास M6 का, ये आईपीओ फॉर्म है। पहले हालांकि थोड़ा बड़ा हुआ करता था, लेकिन सेबी के निर्देश पर इस फॉर्म को थोड़ा सा सिंक्रोनाइज किया गया है और भी इसमें कुछ और टर्म्स एंड इसकी पूरी बुकलेट होती है। खैर ये किसी दिन आप फुर्सत में बैठ के इसको पढ़िएगा, काफी इसमें टर्म्स एंड रेगुलेशंस होती है। लेकिन ये जो फॉर्म है सिंपल एक पेज का फॉर्म है। इसमें जो 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहली तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको जो डीपी नंबर है वो 2 फॉर्म है। इसमें मैंने आपको बताया CDSL होता है, सेंट्रल डिपॉजिटरी, और एक नेशनल डिपॉजिटरी होती है। तो जब आप फॉर्म को भर रहे हैं तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आप कौन से डिपॉजिटरी में आपका अकाउंट है। तो ये रहा, तो NSDL पे अगर है तो उसको टिक करें, उसका नंबर यहाँ डालें। CDSL है तो उसको टिक करें, उसका नंबर डालें। CDSL के सीधा 16 डिजिट है तो आप सीधा नंबर भर सकते हैं। NSDL के अंदर 8 डिजिट के अलग है, उसके बाद रिमेनिंग आपका नंबर होता है, उसको भी आप सीधा भर सकते हैं। टिक कर दीजिए यहाँ पे। पैन कार्ड है, पैन कार्ड का फॉर्म आपको नंबर यहाँ पे लिखना होगा। एक चीज और, बिना पैन कार्ड के ना तो आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, ना ही IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए पैन कार्ड होना मस्ट है। इसके अलावा जब आप फॉर्म भर रहे हैं, पैन कार्ड के साथ साथ एक अलग एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है, लेकिन आज कई हाउसेस एड्रेस प्रूफ लेते हैं, कई नहीं भी लेते, तो इसलिए आप चाहे तो लगा सकते हैं। जी चलिए डिम्पी, समय की थोड़ी कमी है, इस वजह से हम इस और ज्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे। कल M6 का आईपीओ का आखिरी दिन है, तो अपने दर्शकों से हम ये कह रहे हैं कि अगर आप कुछ भी जानना चाह रहे हैं तो IPO में निवेश के बारे में या फिर पाठशाला में कोई नए टॉपिक को आप डिस्कस करना चाह रहे हैं तो हमें मिड कैप पाठशाला लिखें। आपको बता दें कि अगर आज की पाठशाला में अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आई है तो भी आप हमें रिपीट करने के लिए कह सकते हैं। मिड कैप पाठशाला लिखें, आप जो भी चीज जानना चाह रहे हैं वो हमें वो सवाल अपना लिखें और हमें भेजें 57575 पर। मिड कैप पाठशाला, सवाल जरूर लिखें, नाम और शहर का नाम लिखना मत भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। सिंह साहब कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? देखिए, हमने जो स्टॉक रिकमेंड किया तो हमारा अपना निवेश है। चलिए सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। जिन दर्शकों के सवाल हम नहीं ले पाए हैं, प्रयास करेंगे कल के बीच में अवश्य आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आप देखिए डिम्पी के साथ ही वाजा सफाई।